रातों रात पूरी दुनिया इस तरह बदल गई कि मैं समझ ही नहीं पाया क्या हो रहा है। ग्लोबल प्राइसेस इतनी गिर गईं कि 1 युआन में कोई माउंट फूजी खरीद सकता था और 2 युआन में पूरा वॉल स्ट्रीट। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे पैसों पर इसका कोई असर नहीं हुआ था और मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो मैं अपनी मॉम के अरेंज किए हुए ब्लाइंड डेट पर बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सामने बैठी लड़की ने सीरियस होकर कहा, साफ साफ बताती हूँ, अगर मुझसे शादी करनी है तो कम से कम 100 स्क्वायर मीटर का घर, एक जीप और 5 मऊ ब्राइड प्राइस चाहिए। मैंने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, क्या 5 मऊ? उसने ऐसे सिर हिलाया जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल बात हो। हाँ, 5 मऊ। मैं भौहें सिकोड़ते हुए बोला, रुको, आप मजाक तो नहीं कर रही? उसने हाथ बांधकर सीधा जवाब दिया, साफ कह दो, गरीब आदमी। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मिस, लगता है मैंने ठीक से नहीं सुना। पक्का 5 है ना? उसने सख्ती से कहा, बिल्कुल सही सुना। ब्राइड प्राइस 5 मऊ है, 1 पैसा कम नहीं, अगर मुझसे शादी करनी है तो। मैं बस उसे घूरता रह गया। तब उसने कहा, मुझे पता है मैं ज्यादा मांग रही हूं, पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे पालने में बहुत मेहनत की है। मेरे दिमाग में सवाल घूमने लगे, अगर ब्राइड प्राइस सिर्फ 5 मऊ है तो कहीं ये कोई छुपी हुई बिलियनर तो नहीं? बिना सोचे समझे मुंह से निकल गया, आप कोई टाइकून तो नहीं हो? इस पर उसने घूरते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? अफोर्ड नहीं कर सकते तो भूल जाओ। फिर हाथ हिलाते हुए बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगी। ये कॉफी भी मैं खुद पे कर दूंगी, चाहे तुम 1 युआन भी ना निकाल पाओ। फिर ठंडे लहजे में बोली, चाहे तुम रो रो कर बड़ी ब्राइड प्राइस के साथ भी मांगो, मैं फिर भी नहीं मानूंगी। मैं सिर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ, घर जाने और अपना स्ट्रीमिंग करियर जारी रखने की सोच रहा था, जिससे मुझे महीने का 1 मिलियन कमाई होती थी। तभी अचानक फोन बजा। उठाया और बोला, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, क्या ये मिस्टर सेन है? मैंने भौहें सिकोड़ी, हाँ मैं ही हूं, क्या बात है? आदमी ने जल्दी से एक्सप्लेन किया, आपने जो बोइंग 747 ऑनलाइन खरीदा था वो सिंगिंजुन सिटी पहुंच गया है। चूंकि आइटम बहुत वैल्यूएबल है, हमें कंफर्म करना है कि आप पर्सनली कब पिकअप करने आएंगे। मैं हंस पड़ा, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तो मजे के लिए एक मॉडल खरीदा था, बस उसे सिटी के सेंट्रल स्टेशन पर छोड़ दो। लेकिन आदमी घबरा गया, नहीं सर, हाँ, आप मजाक कर रहे होंगे, ये असली बोइंग 747 है। हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि इसे यूं ही छोड़ दें, आपको पर्सनली आना होगा। मुझे और यकीन हो गया कि ये लोग पागल हैं। एक प्लास्टिक मॉडल जो मैंने 3 का खरीदा था, उसे तुम असली प्लेन की तरह ट्रीट कर रहे हो। ठीक है ठीक है, कहाँ है? मैं आता हूं बाद में, उसने जवाब दिया। हम सिंगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्लेटफॉर्म पर हैं, मैं आपको लोकेशन भेज देता हूं। पैसे बचाने के चक्कर में मैंने रास्ते में 2 बसेस रोकी और पूछा, एयरपोर्ट जाने का कितना लगेगा? हर ड्राइवर ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हो गया हूं। एक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कितना? बच्चे, अभी तक नींद नहीं टूटी क्या? बहुत ज्यादा टीवी ड्रामा देख लिए, रियलिटी और फिक्शन में फर्क नहीं पता। दूसरा बोला, आजकल के बच्चे, तुम्हारी एरोगेंस पैरों की बदबू से भी बदतर है। मुंह खोलते ही युआन की बात। किसी और ने ताना मारा, बच्चे, लॉटरी जीतने के सपने मत देखो। टीवी पर जो ओवरनाइट रिच स्टोरीज दिखती हैं वो भी 5 पैसे झूठी होती हैं। एक और आवाज आई, बिल्कुल, बस पढ़ाई करो और कोई जॉब ढूंढो जहां महीने के कुछ सेंट्स कमा सको। यही तुम्हारे पुरखों की कब्रों से हरा धुआं निकलने जैसा होगा। मैं इन सबको सुनकर कंफ्यूज्ड होता जा रहा था। सोच रहा था, आज इन लोगों को क्या हो गया है? ब्राइड प्राइस सिर्फ 5 मायो थी, मैं तो बस फेयर बचाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मुझे नीचा दिखाया जा रहा है। मुझे थोड़ा गुस्सा आने लगा, खासकर जब सूट पहने एक आदमी ने घृणा से देखते हुए कहा, ये देखो क्या पहना है, स्ट्रीट स्टॉल के कपड़े, कितने अगली। बेचें तो तुम कितने युवा के बिकोगे? मैंने उसे घूरा, तुम अपने आप को समझते क्या हो? उसने एरोगेंटली जवाब दिया, मैं सिंघन सिटी का गार्डियन हूं। बस का पैसा नहीं है तो जल्दी उतरो। मेरा पेशेंस टूट गया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? बस का फेयर पूछने में क्या बुराई है? कब से कुछ युआन पूछना सुपीरियर होने की बात बन गई? ये शब्द निकलते ही पूरी बस में हंगामा मच गया। लोग चिल्लाए, सुना तुमने? बोल रहा है उसको सेंस ही नहीं, युआन। कोई हंसा, बच्चे, सपने देखो पर सपनों को रियलिटी मत समझो। पागल होना आसान है। किसी ने ताना मारा, अगर ये सच में 1 युआन निकाल दे तो मैं पूरी बस खा लूंगा। मैं वहां कंफ्यूजन और डिसबिलीफ के बीच फंसा खड़ा था। ये समझ ही नहीं पाया कि पैसों के बारे में मेरी सारी समझ पूरी तरह उलट चुकी थी। जैसे ही वो ग्रुप मुझ पर वर्बली अटैक कर रहा था, मैंने साफ देखा कि सूट वाला आदमी हर पल एंजॉय कर रहा था। उसका चेस्ट फूल गया था, चेहरे पर घिनौनी सुपेरियरिटी थी। उसने जीभ चटकाते हुए कहा, छिछ, अभी बड़ा भी नहीं हुआ, अपनी लिमिट्स नहीं पता। बस इतना है कि अंकल आज अपनी लग्जरी कार लेकर नहीं आया, मेंटेनेंस में है। गलत बस पर चढ़ गए क्या? फिर स्मर्क करते हुए बोला, पैसे नहीं हैं तो अंकल बोलो, मैं पैसे दे दूंगा ताकि सवारी कर सको। आखिर मेरी मंथली सैलरी पूरे 2.5 सेंट्स है। आसपास के लोग हंस पड़े। उनकी मॉकिंग आवाजें एक दूसरे में मिल रही थीं, जैसे कोई शो एंजॉय कर रहे हों। मैं बस सोचता रहा, आज लोगों को हुआ क्या है? ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? कहीं सिस्टम कोई ट्रिक तो नहीं खेल रहा
ये सब इतना फेक लग रहा है। अगर इस दुनिया में रिच लोग सिर्फ 1 मिलियन कमाते हैं तो क्या इसका मतलब मैं अभी एक पूरे कंट्री से भी ज्यादा रिच हूं? ये सोचकर मुझे हंसी आ गई। दिमाग ब्लाइंड डेट वाली लड़की की तरफ भटक गया। वो सच में काफी खूबसूरत थी। शायद अगली बार पैसों से उसे चुप करा सकूं। इससे पहले कि मुझे एहसास हो, मेरे विचार पूरी तरह वाइल्ड हो चुके थे, जैसे मैं रियलिटी से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया हूं। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, उतरना है या नहीं? नहीं तो बस से नीचे जाओ। मैं वापस आया, भौहें सिकोड़ते हुए बोला, मैंने बस फेयर पूछा था, तुम सब पागल हो क्या? एक ने ताना मारा, बच्चे बार बार युआन युआन बोल रहे हो। ठीक है, अगर सच में कुछ युआन निकाल सको तो मैं तुम्हें दाद बुलाऊंगा। मैंने बिना हिचके अपनी पॉकेट से पैसे निकाले। सबने जैसे ही देखा, पूरी बस साइलेंट हो गई। मैंने कैजुअली 4 कॉइन्स हवा में उछाले। वो रोशनी में चमकते हुए घूमते रहे और वापस मेरी हथेली में गिरे, एक क्रिस्प धातु की आवाज के साथ। सब लोग जमकर स्टन रह गए। मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, ये तो बस एक युआन है, इतना बड़ा डील क्यों बना रहे हो? लेकिन उनकी नजरें मेरी हथेली के कॉइन्स पर टिकी थीं। किसी ने बुदबुदाते हुए कहा, वो चमक, वो टेक्सचर, ये असली है। कोई हकलाया, इम्पॉसिबल, ये असली कैसे हो सकते हैं? इतनी कैजुअली कैसे निकाल सकते हो? मैं उनकी आंखों को देख सकता था, जो मेरी हर हरकत को फॉलो कर रही थी, जैसे डर रहे हो कि कॉइन्स गिरकर टूट जाएंगे। जब आखिरकार मैंने एक हाथ से उन्हें पकड़ लिया और बिना किसी परवाह के वापस पॉकेट में डाल दिया, तो पूरा ग्रुप ऐसे रिएक्ट करने लगा जैसे मैंने कोई प्राइसलेस चीज फेंक दी हो। क्या बर्बादी है, एक चिल्लाया। अगर जमीन पर गिर जाता तो? दूसरे ने घबराते हुए कहा। हाँ, अगर गटर में गिर जाता तो? किसी ने चिल्लाकर कहा। अगर मेरा बेटा ऐसा होता तो मैं उसका गला घोंट देता। मैं बस उन्हें कुछ कॉइन्स के लिए पागल होते देखता रहा। तभी किसी ने आगे झुककर चमकती आंखों से कहा, इसे देखो, ये पक्का कोई रिच सेकंड जनरेशन किड है। फिर किसी ने बेशर्मी से कहा, भाई तुमने जरूर बहुत पढ़ाई की है, मैं स्कूल की ब्यूटी हूं, कुछ सेंट्स के लिए भी मैं अभी वर्जिन हूं। मैं उन्हें ऐसे देखता रहा जैसे ये सब पागल हों। बुदबुदाया, सपना देख रहे हो क्या? साफ है कि तुम सीरियस नहीं हो। फिर मैंने सूट वाले आदमी की तरफ ठंडी नजर से देखते हुए कहा, तुम ही थे ना जिसने कहा था कि अगर असली हो तो दाद बुलाऊंगा? ये सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया, पूरी तरह लॉस्ट। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरी पॉकेट की तरफ गई, कुछ इंस्टेंट बदल गया। शर्मिंदगी की जगह लालच ने ले ली, जैसे कोई विचार दिमाग में आया हो। वो आगे बढ़ा और बेशर्मी से बोला, रुको, अगर तुम्हें एज डिफरेंस से प्रॉब्लम नहीं तो मुझे रिच गॉडफादर पहचानने में कोई नुकसान नहीं। फिर बिना हिचके सिर झुकाकर बोला, पापा मेरा नाम गैंसी है, तुम मुझे गैनर बुला सकते हो। मुझे घिन्न महसूस हुई। दूर हटो, ये डिस्गस्टिंग है। इस क्रेजी ग्रुप को देखकर मुझे एक बात पूरी तरह यकीन हो गई थी, ग्लोबल प्राइसेस सच में कोलैप्स हो गई थी। यानी अभी मैं पूरे कंट्री से भी ज्यादा रिच था। और इसी रियलाइजेशन के साथ एक और विचार आया, अगर लियो रुअन को पता चले कि मैं टाइकून बन गया हूं तो क्या वो सीधे मेरी बाहों में नहीं आ जाएगी? आखिरकार वो एविएशन मॉडल जो मैंने खरीदा था उसके यंगर ब्रदर के बर्थडे गिफ्ट के लिए था, इसे बिगाड़ना नहीं था। तो बिना देर किए मैंने टैक्सी ली और एयरपोर्ट की तरफ चल दिया, सोचते हुए लियो रुआन के बारे में, अपनी यूनिवर्सिटी की गॉडेस, जिसे मैं पिछले 3 सालों से चेस कर रहा था। और उसका छोटा भाई हमेशा मेरी मदद करता था, तो मैं हमेशा उसके साथ जेनरस रहा। कुछ देर बाद मैं कार का दरवाजा खोलकर एयरपोर्ट लॉबी में घुसा। बस कस्टमर सर्विस वाले नंबर पर कॉल करने ही वाला था कि फोन बज उठा। स्क्रीन पर देखा तो वो लू रियन थी। एक्साइटमेंट की एक लहर दौड़ गई। सोचा, परफेक्ट है, अब मैं उसे दिखा सकता हूं मैं आज कौन हूं। मैंने कॉल उठाई और उत्साह से बोला, हेलो बेब, मैंने शौवी का बर्थडे गिफ्ट तैयार कर लिया है, तुम कहां हो? लेकिन उसकी ठंडी आवाज आई, मुझे बेब मत बुलाओ, मैं प्लेटफॉर्म पर हूं, यहां आओ, मुझे कुछ बताना है। मैं थोड़ा रुक कर बोला, अरे मैं भी सिंगन एयरपोर्ट पर हूं। क्या बात है? वो थोड़ी इंपेशेंट होकर बोली, तुम भी एयरपोर्ट पर हो? तो जाकर किसी वेटर को कहो हेलीपैड ले जाए। बस इतना कहना, मैनेजर हैंग ने भेजा है। मैं कंफ्यूज्ड होते हुए भी उसकी बात मानकर सर्विस एरिया की तरफ गया। मैनेजर हैंग का नाम बताया, पता ही नहीं चला और मुझे एयरपोर्ट के हेलीकॉप्टर पार्किंग एरिया में ले जाया गया। मेरा दिमाग अभी भी सब कुछ जो हुआ था उससे रेसिंग कर रहा था और लग रहा था कुछ और बड़ा होने वाला है। जल्द ही मुझे लियू रायन अपने छोटे भाई यांग वे के साथ खड़ी दिखी। जैसे ही मैं पहुंचा, मैंने देखा यांग वी सामने खड़े हेलीकॉप्टर को उत्साह से देखते हुए बोला, वाओ, ये देखो, ये तो प्राइवेट हेलीकॉप्टर है, इनक्रेडिबल है ना? मैं करीब जाकर नॉर्मल एक्ट करते हुए बोला, रियॉन सिवे, तुम भी यहां हो, परफेक्ट टाइमिंग। लेकिन मैं उसके पास पहुंच भी नहीं पाया कि वो पीछे हट गई और ठंडे स्वर में बोली, मुझे मत छुओ चेनफेन, ये सब खत्म करते हैं। मैं एक पल के लिए पूरी तरह कॉट ऑफ गार्ड रह गया। क्या? ऐसा मत कहो, आज तो शौवी का बर्थडे है ना? लेकिन उसने बिना किसी इमोशन के कहा, कौन तुमसे मजाक कर रहा है? तुम मेरे लायक नहीं हो, समझे? मेरे सीने में कुछ कसा हुआ महसूस हुआ। मैंने धीरे से कहा, रियॉन ऐसा मत करो, मैं भी मजाक नहीं कर रहा। लेकिन उसने सीधे बात काट दी, चलो अलग हो जाते हैं। उस पल मेरे हाथ ने अनजाने में पॉकेट में रखे 4 कॉइन्स कसकर पकड़ लिए।
मेरा एक्सप्रेशन धीरे धीरे ठंडा होता गया। मैंने पूछा, तो एक रीजन तो दो, क्या मैंने तुम्हारे साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया? इससे पहले वो जवाब देती, यांग वे आगे बढ़कर एजनियर करते हुए बोला, तुम इसे अच्छा ट्रीटमेंट बोलते हो? 3 साल से मेरी सिस्टर के साथ डेट कर रहे हो और एक लिपस्टिक तक नहीं खरीदी, और अभी भी लगता है तुम मेरे ब्रदर इन लॉ बनने लायक हो? सपने देखते रहो। ये सुनकर मैंने उसे देखा, वही बच्चा जिसे मैं अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करता था। मुझे अंदर से कुछ टूटता महसूस हुआ, गुस्सा उबल रहा था। लेकिन तभी एक और आवाज आई, यांग सही कह रहा है, तुम उससे शादी के लायक नहीं। मैंने ऊपर देखा तो एक आदमी हेलीकॉप्टर से नीचे कूदा, 30 के आसपास की उम्र का, सीधा चलकर आया और स्किलफुली अपनी बांह लूरू यान की कमर के चारों ओर लपेट दी। जबकि यांग वे ने प्रोवोकेशन से मुझे देखते हुए प्राउडली कहा, भाई तुम आखिरकार आ गए। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए उस आदमी की तरफ देखा। तुम कौन हो? उसने एरोगेंटली मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस एयरलाइन का मैनेजर हूं और उसका करंट बॉयफ्रेंड भी। फिर पीछे हेलीकॉप्टर की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये देखो, ये मेरा है, और चूंकि आज मेरा मूड अच्छा है, मैं तुम्हें एक बड़ा रेड एनवलप दूंगा। फिर बिना हिचके उसने एक कॉइन निकालकर उछाला, लो, कंजूसी मत करो। यांग वे ने तुरंत पकड़ लिया, उसका चेहरा एक्साइटमेंट से चमक उठा। ओह माय गॉड, 1 सेंट, थैंक यू ब्रदर इन लॉ। आसपास के लोग बोले, कितने जेनरस हैं, ब्रदर इन लॉ अमेजिंग है। जबकि यांग वे हंसते हुए ताना मार रहा था, देखा उसने बस 1 सेंट दिया, तुम पूरी जिंदगी में इतना नहीं कमा पाओगे। उस पल मुझे कुछ इनडिस्क्राइबेबल सा अब्सर्ड लगा। ये लोग 1 सेंट पर इतने खुश थे, अगर मैं अपने 4 युआन उनके मुंह पर मार दूं तो शायद वहीं डर के मारे मर जाएं। फिर उस आदमी ने ठंडी नजर से मुझे देखते हुए कहा, बच्चे, अगर समझदार हो तो अभी चले जाओ, नहीं तो सिक्योरिटी बुलाकर बाहर फेंकवा दूंगा। जबकि यांग वे इंपेशेंटली बोला, जल्दी दफा हो जाओ, यहां टाइम वेस्ट मत करो, मेरी सिस्टर को प्राइवेट हेलीकॉप्टर में चढ़ने से मत रोको। इस पूरे क्लाउन्स के ग्रुप को देखते हुए मेरी आंखों में एक हल्की सी ब्लड थर्स्टी चमक आ गई। मेरी आवाज आइसी टोन में उतरी, ठीक है, उम्मीद है तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा लियोरियन, तुम वाइटेड वुल्व्स एक दिन पछताओगे, और जब वो वक्त आएगा मुझसे मदद मांगने मत आना। लेकिन यांग वाई तुरंत हंस पड़ा, तुम्हारी पथेटिक लूजर लाइफ से मदद मांगू? और उस आदमी ने एरोगेंटली स्मर्क करते हुए कहा, ध्यान से सुनो, मेरे पास पूरा ड्वान है, ये रॉबिन्सन E44 हेलीकॉप्टर सिर्फ 3 का है, मेरी टांग का एक बाल भी तुम्हारी कमर से मोटा है, तुम मुझसे कंपीट किस चीज से करोगे? ऐसा बोलते हुए उसने लू रायन का गाल भी चंचलता से खींचा। मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, किस बात पर हंस रहे हो? तुम्हारी मेंटल एंड्योरेंस इतनी कमजोर है? 3 युआन, मेरी पॉकेट के 4 स्टील कॉइन्स शायद इस पूरे एयरपोर्ट को खरीद सकते हैं। और जैसे ही टेंशन फटने वाली थी, किसी ने कहा, तुम सब किस बात पर बहस कर रहे हो? पता नहीं एक टॉप वीआईपी आने वाले हैं? इंस्टेंटली सब लोगों ने ऊपर देखा और मैंने एक प्रोफेशनल सूट और ब्लैक फ्रेम्ड ग्लासेस पहने आदमी को हमारी तरफ आते देखा। यांग वे ने जैसे ही उसे देखा, उसका एक्सप्रेशन डिस्प्लीज्ड हो गया। तुम कौन हो? ट्रबल ढूंढ रहे हो क्या? लेकिन इससे पहले वो बात पूरी करता, लियो रुअन के बगल वाला एरोगेंट आदमी घबरा गया और मुंह ढकते हुए, एक्सप्रेशन पूरी तरह बदलते हुए रिस्पेक्टफुल टोन में आगे बढ़ा, प्रेसिडेंट चेन, आप यहां क्यों? ये तो बस मेरा फ्रेंड है, मैं इसे अभी ले जाता हूं, अभी। उसी आदमी को जो अभी तक इतना एरोगेंट था, अचानक इतना हम्बल सर्वेंट बनते देख यहां तक कि लू रुआन की नजरें भी बदलने लगीं, जैसे उस आदमी की एक बात से कोई भी अपनी पूंछ दबाकर भाग सकता था। मुझे उसकी आंखों में कैलकुलेशंस दिख रही थीं। इस आदमी की आइडेंटिटी कैसी होगी? अगर कोई साल का 1 युआन कमाने वाला भी इतना डरा हुआ है, तो ये 50 या 100 के लायक होगा। अगर मैं इसके करीब पहुंच जाऊं तो मुझे उस आदमी की शक्ल फिर देखनी नहीं पड़ेगी। और जैसे ही वो एरोगेंट आदमी लुअन को खींचकर जाने की तैयारी में था, मैं प्रेसिडेंट चेन को अजीब सी फेमिलियरिटी से देखता रह गया। बिना खुद को रोके बोल पड़ा, अरे प्रेसिडेंट चेन, आपकी आवाज जानी पहचानी लग रही है, कहीं मिले हैं क्या? ये शब्द निकलते ही हवा जम गई। उस एरोगेंट आदमी का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे उसकी आत्मा निकल गई हो। वो घबरा कर आगे बढ़ा, मुझे कसकर पकड़ते हुए फुसफुसाया, क्या बकवास कर रहे हो? मैनेजर चेन का तुमसे क्या लेना देना हो सकता है? लेकिन प्रेसिडेंट चेन ने शांति से उन्हें देखा, आवाज आलसी पर तीखी थी। क्या बात है? डर रहे हो कि मैं कुछ बोल दूंगा? जैसे ही उसने बात खत्म की, उस आदमी का एक्सप्रेशन और भी बदसूरत हो गया, जैसे सब कुछ पूरी तरह कंट्रोल से बाहर होने वाला हो। हालांकि वो आदमी अभी भी स्टेटस वाले की तरह खुद को कैरी कर रहा था। मैं उसकी आंखों में पैनिक क्रीपिंग देख सकता था, जैसे वो सिचुएशन पर फोर्स कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने मुझे लो वॉइस में कहा, ठीक है, मुझसे पैसे लेने का चांस नहीं छोड़ोगे ना? प्रॉमिस करता हूं बाहर जाकर मैं तुम्हें 50 सेंट्स दूंगा। ऐसा कहकर उसने प्रेसिडेंट चेन की बांह पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई चट्टान हिलने वाली न हो। तो दांत पीसते हुए उसने कहा, 1 सेंट? मैं तुम्हें 1 सेंट दूंगा, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, मेरी आधे महीने की इनकम है, ज्यादा ग्रीडी मत बनो। और जैसे ही वो सिक्योरिटी बुलाने वाला था, प्रेसिडेंट चेन अचानक जम गया, जैसे कुछ दिमाग में क्लिक हुआ हो। उसकी आंखें फैल गईं, सांस तेज हो गईं। फिर रियलाइजेशन बिजली की तरह टकराई, ये वही है। क्या ये सुबह वाली फोन कॉल की आवाज नहीं है? जिसका मतलब मैं ही वो था,
उसने गहरी सांस ली खुद को शांत करने के लिए, फिर अचानक चिल्लाया, छोड़ो, जिससे वो एरोगेंट आदमी इतना डर गया कि इंस्टिंक्टिवली पीछे हट गया। और जैसे प्रेसिडेंट चेन मेरी तरफ चला, वो आदमी विजिबली नर्वस होकर बोलने की कोशिश करने लगा। मैनेजर चेन, ये आदमी। लेकिन उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए प्रेसिडेंट चेन कुछ ही क्विक स्टेप्स में मेरे सामने आ खड़ा हुआ, पूरे 90 डिग्री झुककर रिस्पेक्टफुली बोला, क्या मैं पूछ सकता हूं आप मिस्टर चेन चुआन हैं? उस पल पूरी जगह डेथली साइलेंस में डूब गई। लू रुयान और यांग वे दोनों मुंह खोले खड़े थे, जैसे कुछ इम्पॉसिबल देख लिया हो। मैंने सिर खुजाते हुए कहा, हाँ मैं ही हूं। फिर उसे ध्यान से देखकर बोला, अरे अब याद आया, तुम ही हो जिसने सुबह कॉल की थी, वो डिलीवरी गाय, है ना? ये शब्द निकलते ही उसके बगल का एरोगेंट आदमी लगभग पागल हो गया। मरना है क्या? ये एनन ग्रुप के यंग मास्टर हैं, जनरल मैनेजर चेन। किस डिलीवरी गाय की बात कर रहे हो? किसी और ने डिसबिलीफ में बुदबुदाया। यंग मास्टर खुद पैकेजेस डिलीवर कर रहा है। सर्विस इंडस्ट्री इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई है क्या? लू रुअन ने सिर हिलाते हुए डिनायल में कहा, तुम गलत होंगे, ये तो बस एक पुअर लूजर है। मेरे साथ रहते हुए एक लिपस्टिक तक अफोर्ड नहीं कर पाया। ये तुम्हारा डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट कैसे हो सकता है? यांग वे ने इंपेशेंटली जोड़ा, मैनेजर चेन, बस इसे बाहर फेंको, अपनी आंखें गंदी मत करने दो। लेकिन इससे पहले कोई हिल पाता, प्रेसिडेंट चेन अचानक चिल्लाया, किसकी हिम्मत है इसे छूने की? उसकी आवाज में इतनी अथॉरिटी थी कि सब वहीं जम गए। फिर उसने दूर इशारा करते हुए कहा, आंखें खोलकर ध्यान से देखो, वो जो बोइंग 747 अभी लैंड हुआ है, वो पूरी तरह मिस्टर चेनवन ने खरीदा है। सबने उस दिशा में देखा। चेहरे पीले पड़ गए उस मैसिव एयरक्राफ्ट को सूरज की रोशनी में चमकते देखकर, जिसके सामने बगल का हेलीकॉप्टर एक टॉय जैसा लग रहा था। किसी ने हकलाकर कहा, बोइंग 747? ये तो गॉड लेवल मशीन है। 32 मिलियन की एस्ट्रोनॉमिकल कीमत। मुझे बेच दो तो भी उसका एक हिस्सा नहीं बनूंगा। ये कैसे अफोर्ड कर सकता है? और जब सब सफोकेट होने की कगार पर थे, मैंने फिर सिर खुजाते हुए कंफ्यूज्ड होकर कहा, रुको, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने तो बस एक प्लेन मॉडल खरीदा था। अपने होने वाले ब्रदर इन लॉ के बर्थडे गिफ्ट के लिए प्लानिंग कर रहा था। लू रुयान ने यह सुनते ही जैसे एक लाइफलाइन पकड़ ली। उसका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली बदला। उत्साह से बोली, देखो, मैंने कहा था वो खुद एडमिट कर रहा है। ये तो बस एक सस्ता मॉडल है। तुम लोग ऑलमोस्ट फूल्ड हो गए थे। लेकिन प्रेसिडेंट चेन ने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया, बस कहा, मिस्टर चेनवन, कृपया ऑर्डर इन्फॉर्मेशन दें। मैंने कैजुअली अपना फोन उसे दे दिया, ज्यादा सोचे बिना। लेकिन जैसे ही उसकी नजर स्क्रीन पर पड़ी, उसकी प्यूपिल्स सिकुड़ गईं, पूरा शरीर जम गया। फिर धीरे धीरे मेरी तरफ देखते हुए पूरे यकीन से बोला, कोई मिस्टेक नहीं है, ये बोइंग 747 है और ये पूरी तरह मिस्टर चेनवन ने खरीदा है। उस फाइनल कॉन्फर्मेशन ने लियो रॉयन और बाकी सबको थंडरबोल्ट की तरह मारा। वो पूरी तरह स्टंड बुदबुदा उठे। इम्पॉसिबल, ये कैसे कर सकता है? ये 32.1 मिलियन है। इनन ग्रुप की पूरी मार्केट वैल्यू भी सिर्फ 50 मिलियन है। ये कैजुअली 30 मिलियन से ज्यादा खर्च कर गया। मैंने थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करते हुए कहा, हॉनेस्टली जब मैंने देखा था उसकी प्राइस सिर्फ 3210 थी। मुझे लगा था रेप्लिका मॉडल है, किसे पता था असली भेज देंगे। सब लोग पूरी तरह साइलेंट हो गए। मैं कैजुअली बोलता गया, हॉनेस्टली इतनी बड़ी चीज मुझे तो ऑपरेट करना भी नहीं आता। घर में रखने से बस जगह लेगी। अगर पता होता असली है तो नहीं खरीदता, मॉडल ही बेहतर होता। ये सुनकर वो सब मुझे ऐसे देखने लगे जैसे उनका दिमाग रुक गया हो, जैसे प्रोसेस ही ना कर पा रहे हो मैंने क्या कहा। उस एरोगेंट आदमी का चेहरा डेस्पेयर से पीला पड़ गया, जैसे वहीं मर जाना चाहता हो। शायद सोच रहा हो, ये सोचता है असली एयरप्लेन जगह लेता है। ये किस तरह की माइंडसेट है? जबकि लू रुअन वहीं आत्मा खोई हुई सी खड़ी रही, बुदबुदाते हुए, अभी भी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। फिर प्रेसिडेंट चेन ने हल्की मुस्कान के साथ रिस्पेक्टफुली कहा, मिस्टर चेनवन, आप काफी ह्यूमरस हैं। सारी प्रोसीजर्स कंप्लीट हो गई हैं। क्या आप बोर्ड करके अपना एयरक्राफ्ट इंस्पेक्ट करना चाहेंगे? मैंने आलस से हाथ हिलाया, छोड़ो, मुझे मूव करने में आलस आ रहा है। बस कुछ हजार का टॉय है, इंस्पेक्ट करने लायक नहीं। ये सुनकर मैं खुद भी अपने शब्दों पर लगभग चौंक गया, क्योंकि उनके लिए वो टॉय एक बोइंग 747 था, जिसे वो सपने में भी छूने की सोच नहीं सकते थे। तभी फिटेड सूट पहने एक खूबसूरत महिला थोड़ी सांस फूलती हुई दौड़ती आई। एक डॉक्यूमेंट देते हुए बोली, प्रेसिडेंट चेन, यहां वो ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट है जो आपने मांगा था। प्रेसिडेंट चेन ने सिर हिलाया, फिर मेरी तरफ मुड़कर रिस्पेक्टफुली कहा, मिस्टर चेनवन, अगर सब ठीक लगे तो नीचे साइन कर दीजिए। ये बोइंग 747 अब आपका है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर सरसरी नजर डाली और कैजुअली अपना नाम साइन कर दिया। फिर कंधे उचकाते हुए बुदबुदाया, आह, वापस करना भी झंझट होगा। चलो जबरदस्ती एक्सेप्ट कर लेता हूं। हालांकि इसे वापस करने की सोच ही सिरदर्द जैसी लग रही थी। जैसे ही पेपर वर्क पूरा हुआ, उसने रिस्पेक्टफुली मुस्कुराते हुए कहा, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर चेन, ये बोइंग 747 ऑफिशियली अब आपका है। उसी पल लू रुअन, जो अभी तक स्टंड खड़ी थी, अचानक रियलिटी में वापस आते हुए चिल्लाई, इम्पॉसिबल, तुम झूठ बोल रहे हो चेनफेन, तुम लायर हो। ये तुम्हारा प्लान है ना?
मुझे रिग्रेट कराने के लिए ट्रिक कर रहे हो, है ना? किबोता, ये आदमी असल में तुम्हारी कंपनी का जनरल मैनेजर नहीं है ना? तुमने पहले गलती की थी ना? वो पूरी तरह कंट्रोल खो बैठी, कबोता का कॉलर पकड़कर वायलेंटली हिलाने लगी, जैसे पागल हो गई हो। कुछ भी एक्सेप्ट न कर पाते हुए चिल्लाती रही। क्यों? क्यों? मेरे छोड़ने के बाद तुम अचानक बदल गए और प्लेन खरीद लिया? वो 3,000 युआन का था। एक नॉर्मल इंसान की पूरी जिंदगी वरी फ्री निकल जाए इतनी कैजुअली खरीदने का मतलब है तुम्हारे पास और भी ज्यादा पैसा है। तुमने कहा था मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं, तुम मेरे लिए अच्छी कार, बड़ा घर, हर तरह के लग्जरी गुड्स खरीदते। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उसके आउटबर्स्ट ने सबका ध्यान खींच लिया, जबकि कबोटा का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया, क्योंकि उसे उम्मीद थी मैं उसे पहले ही भूल चुका हूंगा। लेकिन अब वो उसे वापस स्पॉटलाइट में खींच लाई, जिससे मेरे लिए उसे नोटिस न करना इम्पॉसिबल हो गया। वो तुरंत भड़का, पागल औरत, दफा हो जाओ, यहां सीन मत बनाओ। और जब वो नहीं रुकी तो उसने अचानक उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। आवाज तेजी से गूंजी, गाल पर लाल निशान तुरंत उभर आया। वो शॉक्ड होकर उसे घूरती रही। तुमने सच में मुझे मारा? लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। ठंडी नजर से घूरते हुए बोला, चुप रहो। एक शब्द और बोला तो रिग्रेट करोगी। फिर ऑकवर्डली क्राउड की तरफ मुड़ते हुए, हाथ मलते हुए जबरदस्ती हंसा। सॉरी उसके लिए, अचानक पागल हो गई। मुझे डर था किसी को चोट न पहुंचा दे। सिक्योरिटी, इन लोगों को यहां से बाहर करो। ये सुनकर यांगी घबरा गया। दिमाग में विचार दौड़ने लगे। बुदबुदाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चेनफेन अब इतना रिच हो गया है, उसने बोइंग 747 तक खरीद लिया। अगर हम सिर्फ उससे पूछें तो न सिर्फ रुक सकते हैं, बल्कि कॉकपिट में भी जा सकते हैं। शायद उसे खुश कर सकूं तो प्लेन को ही ब्राइड प्राइस के तौर पर मांग लूं। इसी डेस्परेट विचार के साथ उसने हिम्मत जुटाई और मेरी तरफ दौड़ा, मेरी बाह पकड़ते हुए रिक्वेस्ट की, ब्रदर चैन, ये लोग मुझे और मेरी सिस्टर को निकालना चाहते हैं, प्लीज मदद करो। जैसे ही उसने मुझे हिलाया, मेरा हाथ पॉकेट से फिसल गया और उसी पल चारों कॉइन्स उससे साथ गिरकर खनकते हुए जमीन पर आ गिरे। इंस्टेंटली सब कुछ साइलेंट हो गया। समय जैसे रुक गया जब हर आंख उन 4 चमकते कॉइन्स पर टिक गई। सांसें लगभग थम गईं, जैसे किसी ने फुसफुसाया। वो चमक, वो असली युआन कॉइन्स हैं। वो सच में इन्हें अपनी पॉकेट में कैरी कर रहा था। एक और आवाज कांपती हुई बोली, इतनी वेल्थ अपने साथ कैरी करना, यही असली गॉड ऑफ वेल्थ है। जबकि यांग वी खून से लाल आंखों से कॉइन्स को घूर रहा था, उसका लालच पूरी तरह एक्सपोज्ड था। लगभग लार टपकाते हुए बुदबुदाया, पैसे, ये सच में पैसे हैं। वो 1 युआन कॉइन्स जो सिर्फ टीवी पर दिखते हैं। फिर अचानक ऊपर देखकर उत्साह से बोला, भाई, अगर तुम मदद करो तो मैं अपनी सिस्टर से तुम्हारी वापस पटरी बिठा दूंगा। रियली, बस जल्दी सॉरी बोलो उससे। ये 4 युआन का करोगे क्या? चूंकि मेरी सिस्टर को पसंद करते हो, इन्हें ब्राइड प्राइस दे दो और मैं तुम्हें रिकॉन्साइल करा दूंगा। कैसा डील है? सिस, जल्दी। 4 युआन ब्राइड प्राइस के लिए। आखिरकार लू रियान अपने डाजे से बाहर आई, जल्दी से बाल ठीक करते हुए मेरी तरफ दौड़ी। आवाज कांप रही थी, चेनफेन, मुझे पता है मैं गलत थी, चलो वापस साथ हो जाते हैं। ये सब उस बस्टर्ड कीबोर्डा ने मुझे ट्रिक किया। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। चलो रिकंसाइल करते हैं। आज रात मैं तुम्हारे साथ घर जाऊंगी। यांग वे ने तुरंत उसका साथ दिया। हाँ ब्रदर चेन, मेरी सिस्टर को अपनी गलती पता चल गई है। हम दोनों उस आदमी से धोखा खा गए थे। अब सब कुछ समझ आ गया है। चलो पहले जैसे हो जाते हैं। मैं दोनों को इस तरह बेशर्मी से एक्ट करते देखकर हंस पड़ा। धीरे धीरे पीछे हटते हुए ताली बजाई। हा, एक अनग्रेटफुल इंसान हमेशा अनग्रेटफुल ही रहेगा। क्या तुम पहले ही भूल गए वो 1 सेंट जो उसने तुम्हें दिया था? अभी अभी तो उसे ब्रदर इन लॉ बुला रहे थे, फिर अब मुझ जैसे लूजर से क्यों चिपके हो? मेरे शब्दों ने उन्हें वहीं फ्रीज कर दिया, पूरी तरह स्पीचलेस। कुछ पल के लिए वो पूरी तरह लॉस्ट थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। तभी 2 एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पहुंच गए, जिससे कबोता का चेहरा उत्साह से चमक उठा। उसने इंस्टेंटली इशारा करते हुए चिल्लाया, जल्दी इन दोनों को बाहर फेंको। मिस्टर चैन की आंखें गंदी मत होने दो। ये सुनकर लू रुअन और यांगी दोनों इंस्टिंक्टिवली मेरी तरफ देखने लगे। दोनों में से कोई भी रेकलेस एक्ट करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जबकि किबोता इंपेशेंट होकर भड़का, किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी इन्हें फेंको, समझ नहीं आता क्या कह रहा हूं। चारों गार्ड्स ने नजरें मिलाई और भाई बहन को खींचने आगे बढ़े। लेकिन यांग वे घबराकर स्ट्रगल करने लगा, चिल्लाया, नहीं, आखिरकार यहां पहुंचा हूं। अभी हेलीकॉप्टर में चढ़ा भी नहीं, बोइंग 747 का कॉकपिट तक नहीं देखा। वो पीछे हटते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लगा, लेकिन ट्रेन सिक्योरिटी से कंपीट करने का कोई रास्ता नहीं था। लुआन को जल्दी जमीन पर धकेल दिया गया। फिर 2 गार्ड्स ने उसे उठाकर सीधे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। जबकि कबोता वहीं स्मगली इस सीन को एंजॉय कर रहा था, तभी अचानक मेरी आवाज गूंजी, रुको। वो स्टिफ होकर मेरी तरफ मुड़ा तो देखा मैं उसे ठंडी नजर से घूर रहा हूं। मैंने कहा, यहां एक और ट्रैश है जिसे बाहर फेंकना चाहिए। ये शब्द सुनते ही उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए हकलाया, मैनेजर चैन, कृपया साफ जज कीजिए, मैं यहां का मैनेजर हूं।
क्या मतलब है आपका? लेकिन मैंने हल्का सा स्कॉफ करते हुए कहा, जहां तक मुझे पता है मैनेजर यिन, तुम पहले से मैरिड हो ना, कंपनी की रेपुटेशन खराब कर रहे हो, आज से तुम फायर्ड हो। उसका चेहरा इंस्टेंटली पीला पड़ गया। वो डेस्परेटली एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगा, हाँ मैं मैरिड हूं, पर मैनेजर चेन मैं, लेकिन उसे तुरंत काट दिया गया। बस हमारी एयरलाइन तुम जैसे किसी को नहीं रख सकती, बाहर जाओ। ये सुनकर उसने पूरा कंट्रोल खो दिया, बिना किसी परवाह के घुटनों पर गिर पड़ा और भीख मांगने लगा। मैनेजर चेन, मुझे पता है मैं गलत था, प्लीज एक और चांस दीजिए। लेकिन जब उसे मुझसे कोई रिएक्ट नहीं मिला तो वो मेरी तरफ मुड़ा, आवाज कांपती हुई, मिस्टर चेन, मुझे सच में नहीं पता था वो आपकी गर्लफ्रेंड है। अगर पता होता तो 10,000 गुना हिम्मत होने पर भी आपको ऑफेंड न करता। लेकिन उसकी भीख से प्रेसिडेंट चेन की आंखों में इंपेशेंस साफ बढ़ गई। उसने बस हाथ हिलाते हुए ऑर्डर दिया, इसे ले जाओ। और उसी पल कबूता को घसीट कर ले जाया गया, चिल्लाते हुए जैसे किसी सुअर को काटा जा रहा हो। आवाज धीरे धीरे फेड होती गई, शांति आखिरकार लौट आई। मैंने चुपचाप एक साई भरी, आखिरकार कुछ शांति। फिर झुककर जमीन से धीरे धीरे चारों कॉइन्स उठाए। प्रेसिडेंट चेन हल्की मुस्कान के साथ बोला, मुझे लगा एक गॉड ऑफ वेल्थ जैसे आप इतनी छोटी रकम की परवाह नहीं करेंगे। मैंने कैजुअली जवाब दिया, चाहे मच्छर कितना भी छोटा हो वो फिर भी मीट होता है। ऐसा कहते हुए मैंने चारों कॉइन्स हल्के से हवा में उछाले और फिर से मजबूती से पकड़ लिए। जबकि बगल में खड़ी सेक्रेटरी दिल थामे देख रही थी, सोच रही थी, फॉर युआन, ये तो बहुत बड़ी सम है, अगर मिस हो गया और गटर में गिर गए तो। उसने पहले भी रिच लोगों को पैसे उड़ाते देखा था, पर किसी को कुछ युआन को मार्बल्स की तरह कैजुअली खेलते कभी नहीं देखा था। उस एफर्टलेस केयरफ्री एटीट्यूड ने मुझे और भी अनटचेबल बना दिया, जैसे एक असली टॉप टियर गॉड ऑफ वेल्थ। हर हरकत में एक नोबल एक्स्ट्रावेगेंस थी, जिससे लोग सोचने लगे कहीं मैं किसी बड़े परिवार का हेयर तो नहीं। फिर भी अंदर से मुझे भी थोड़ी नर्वसनेस महसूस हो रही थी, हालांकि मैंने दिखाया नहीं। तभी मैंने किसी को डिसबिलीफ में कहते सुना, सीरियसली, उसने अभी अभी बिना पलक झपकाए एक प्लेन पर 3,210 युआन खर्च किए और अब 4 युआन पर बहस कर रहा है। इन शब्दों ने कैजुअल सूट पहनी सेक्रेटरी को पूरी तरह स्टंट कर दिया, क्योंकि वो पहले वहां नहीं थी और उसे नहीं पता था कि मैंने कैजुअली एक एयरप्लेन खरीदा है। उसे लगा था कॉइन्स उछालना ही पीक एक्स्ट्रावेगेंस है, लेकिन इसके मुकाबले एक मॉडल का असली प्लेन बन जाना कुछ बिल्कुल अलग बात थी। वो सिर हिलाते हुए बिटर स्माइल के साथ सोचती रही, शायद ये अल्ट्रा रिच लोगों का कोई बिजार हॉबी हो। जबकि प्रेसिडेंट चेन ने मुझे देखते हुए कहा, ठीक है, मजाक बंद करो, आज के लिए थैंक यू, आपने मुझे गुस्सा निकालने में मदद की। पर लोग बिना रीजन के कुछ नहीं करते। यंग मास्टर चेन, आप जैसे हम्बल इंसान को कुछ तो चाहिए होगा, है ना? बस बता दीजिए। मैं हल्के से हंसा, इतना ऑब्वियस है क्या? उसने सिर हिलाया, बहुत ऑब्वियस है। तो मैंने कहा, ठीक है, पहले खाते हैं, खाते खाते बात करेंगे। कार में बैठो। और फिर सीन बदल गई। जल्द ही हम दोनों एक एलिगेंट कैफे में बैठे थे, जहां वो पीछे झुककर बोला, अच्छा अब बताओ, उस बोइंग 747 का क्या करने का प्लान है? मैंने कैजुअली कंधे उचकाए, और क्या करूंगा? बस वहीं छोड़ दूंगा, मुझे फ्लाई करना भी नहीं आता। इसे एक जायंट डिस्प्ले मॉडल की तरह ट्रीट करना भी बुरा नहीं है। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे उसे रिस्पॉन्ड करना ही नहीं आता। एक जायंट डिस्प्ले मॉडल, 3,210 युआन का एयरप्लेन सिर्फ डेकोरेशन के लिए? फिर सिर हिलाते हुए बोला, मेरा मतलब है, चूंकि ये बस वहीं पड़ा है तो हमारी एयरलाइन को लीज क्यों नहीं दे देते? प्राइस नेगोशिएबल है। मैंने भौहें उठाई, लीज दूं? तुम्हारी प्रेस्टीजियस एयरलाइन प्लेन्स की कमी में है? उसने हेल्पलेसली साई भरी, कमी? एक्सट्रीमली कमी। ये मत सोचो कि हमारे पास 20 प्लेन्स हैं तो सब ठीक है, वो सब बस दिखावे के लिए हैं। जब उसने कहा उनके पास 20 प्लेन्स हैं तो मैंने कैजुअली दिमाग में कैलकुलेट किया और बुदबुदाया, 20, अगर एक यूनिट से लगभग 6,000 का डैमेज हो तो टोटल 1,20,000 हुआ। और तुम कह रहे हो इतनी छोटी अमाउंट भी नहीं जुटा सकते? जैसे ही 1,20,000 छोटे युआन शब्द मेरे मुंह से निकले, मैंने देखा ये चेन हैंग को ब्रिक्स की तरह लगे। वो अपनी कॉफी लगभग स्पिट करते हुए बोला, मुझे ऐसे देखते हुए जैसे मैंने कोई एब्सर्ड बात कही हो, भाई क्या तुम्हें लगता है सब पैसों को इतना हल्का लेते हैं जितना तुम? टॉप एयरलाइंस भी शायद ही प्लेन्स आउटराइट खरीदती हैं, ज्यादातर बैंक से लीज लेती हैं। प्लेन्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, हम पूरे साल जान लड़ाकर काम करते हैं और प्रॉफिट एक विंग खरीदने लायक भी नहीं होता। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तो तुम कह रहे हो तुम एयरलाइन चलाते हो पर कुछ 1,000 युआन का प्लेन भी अफोर्ड नहीं कर सकते? फिर कंपनी चलाने का क्या मतलब है? वापस जाकर खेती ही कर लो। ये सुनकर उसने ड्रामेटिकली अपनी चेस्ट पकड़ ली, जैसे हार्ट अटैक आने वाला हो। बुदबुदाया, हे भगवान, ये ह्यूमन लैंग्वेज भी है क्या? कुछ 1,000 का प्लेन अफोर्ड न कर पाने का मतलब वापस खेती करना है? क्या ये सच में लोगों के बीच का गैप है? मैं सुनते हुए सोच रहा था, रुको, इसका मतलब है उनकी एयरलाइन साल में टेंस ऑफ मिलियंस कमाती है, एंडलेसली काम करती है और फिर भी 3,210 युआन प्रॉफिट नहीं बना सकती। फिर मुझे एहसास हुआ मेरा सिस्टम मुझे मंथली इनकम देता है, मैं लिटरली उनकी पूरी कंपनी खरीद सकता हूं और फिर भी पैसा बचा रहूंगा। मैं इंटरनली साई भरे बिना नहीं रह सका। ये सब बहुत आउटरेजियस है। जबकि उसने कॉशियसली मुझे देखते हुए पूछा,
तो मिस्टर चैन, इसका मतलब आप अग्री करते हैं? मैंने कैजुअली सिर हिलाया। बिल्कुल, वहीं छोड़ने से बस रस्ट लगेगा, इससे फ्यूल मनी ही अर्न कर लो। चलो साइन करते हैं। वो इंस्टेंटली खुश हो गया। ग्रेट, लीज टर्म्स के हिसाब से हम फाइनेंशियल लीजिंग मॉडल अपनाएंगे और रिटर्न रेट क्वार्टरली कैलकुलेट होगी। लेकिन मैंने इंपेशेंट होकर हाथ हिलाकर उसे रोका। ठीक है, इतनी बातें छोड़ो, सीधा बताओ, ये प्लेन मेंटेनेंस और फ्यूल निकालकर साल में कितना पूरे प्रॉफिट कमाता है? उसने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, लगभग 300 साल में। मैंने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, बेच दें? उसने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं, 300 येन। मैं डिसबिलीफ में उसे देखता रह गया। तुम कह रहे हो मैंने 3210 उनु का प्लेन खरीदा और कॉस्ट रिकवर करने में 10 साल लगेंगे? तुम बिजनेस कर रहे हो या चैरिटी? उसने हेल्पलेसली साई भरी। मार्केट ऐसे ही काम करता है। एक प्लेन का लाइफ स्पैन लगभग 20 साल होता है। पहले 10 साल कॉस्ट रिकवर करने के लिए हैं और अगले 10 साल प्रॉफिट के लिए। ये पहले से ही हाई रिटर्न प्रोजेक्ट माना जाता है। मैंने हल्के से सिर हिलाया। छोड़ो, थोड़ा सा मीठ भी मीठी है ना? फिर पीछे झुककर कैजुअली बोला, चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करते हैं। तुमने कहा 300 साल में, है ना? तो बस मुझे अगले 20 साल तक हर महीने 25 येन ट्रांसफर कर दो। उस दौरान प्लेन जैसे चाहो यूज करो। इसे थैंक यू समझ लो। वो एक पल के लिए फ्रीज हो गया। जो सुना उस पर लगभग यकीन नहीं कर पाया। वो बस इतना ही? कोई कोलैटरल नहीं, कोई गारंटी नहीं, 25 महीने का। ये तो बेसिकली शेयर्ड बाइसिकल रेंट करने जैसा है। मैंने शांति से उसे देखते हुए कहा, तो कर रहे हो या नहीं? उसने तुरंत उत्साह से सिर हिलाया। कर रहे हैं, अभी साइन करते हैं। बिना एक पल गंवाए उसने रिस्पेक्टफुली कॉन्ट्रैक्ट मेरी तरफ बढ़ाया। साइन करने के बाद उसने खुलकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर चैन, आपके साथ बिजनेस करना एक प्लेजर रहा। भविष्य में अगर कोई ऐसे छोटे डील्स हों तो जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। मैं वहीं बैठा कैजुअली अपने हाथों में एक स्टेडी इनकम ऑफ 25 पर मंथ पकड़े हुए सोचता रहा। तो ऐसा फील होता है ये बिना कुछ किए पैसे बनाने की एक बोरिंग लाइफ। हाँ, तो आज के लिए इतना ही है। हाँ, वीडियो थोड़ी-सी छोटी थी पर आई होप कि आपको वीडियो देख के मज़ा आया हो। और हाँ, वीडियो लेके आने में थोड़ी-सी लेट हो गया क्योंकि मेरे अभी हाल-फिलहाल में एग्ज़ाम चल रहे थे और सेकंड थिंग मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था। इसकी वजह से मुझे थोड़ा-सा लेट हो गया। बट आई प्रॉमिस यू गाइज़, जैसे ही मेरे एग्ज़ाम खत्म होते हैं मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीक में 4 से 5 वीडियो तो डाल ही दूँ। और हाँ, एक और बात, मैंने अपना एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया है। अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हो या फिर अपडेट लेना चाहते हो या फिर बस चिल करना चाहते हो, फन करना चाहते हो, तो आप उसको जॉइन कर सकते हो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।